हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था। बहुत लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि 2008 में मार्केट ने बहुत अच्छा खासा एक फॉल दिया था। प्रोबेबली आपके घर में एल्डर्स होंगे, आपने अपने किसी रिलेटिव के मुंह से सुना होगा। जब भी आप स्टॉक मार्केट की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि यार हमने लॉसेस किए हैं, हमने ये किया है, बहुत पैसा डूबा है। सबके घर में कोई ना कोई ऐसा बैठा होगा जिनके लॉसेस हुए होंगे, या तो उनके किसी रिलेटिव्स ने किए होंगे। एंड मेरे को लगता है कि 90% ऑफ द टाइम आप लोगों ने सुना होगा कि 2008 के टाइम पे लॉसेस किए थे। सो जो लोगों को नहीं पता कि 2008 ऐसा क्या था, कि स्टॉक मार्केट क्रैश की कभी भी बात आती है तो 2008 सबको याद आ जाता है, लाइक नाइटमेयर है 2008। सो 2008 में हुआ ये था कि निफ्टी अप्रोक्स 60% से ज्यादा गिरा था, मोर देन 60%। जब निफ्टी उस टाइम पे ट्रेड कर रहा था निफ्टी ट्रेड कर रहा था 6300 पे। एंड पूरे साल के ड्यूरेशन में निफ्टी फेल टिल 2300 और 2200 अप्रोक्स, मतलब अप्रोक्स 60-65% का निफ्टी ने फॉल लिया था। अब फॉल तो लिया था, बहुत लोगों को मेजर लॉसेस हुए थे। 90% मैं बोलता हूँ कि पब्लिक ऐसी थी जो रिटेल इन्वेस्टर थे जिनके लाखों रुपए डूबे थे। बहुत बड़े लोगों ने लॉसेस किए थे। बट जिन लोगों को नहीं पता कि 2008 क्राइसिस थे क्या, इतना मार्केट गिरा क्यों था, इसके पीछे का रीजन क्या है। जो 2008 का मार्केट फॉल था वो एक्चुअली कम से कम आज से 7-8 साल पहले स्टार्ट हुआ था यूएस में से। साल 2000-2001 आसपास यूएस में जो गवर्नमेंट बैंक्स थी या जो भी बैंक्स थी, उन्होंने जो अपना इंटरेस्ट रेट था वो बहुत नीचे कर दिया था। अप्रॉक्स 1 या 1.5% आसपास उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट कर दिया था। इससे हुआ ये था कि बैंक्स ने क्या किया था, बैंक्स बोरो करती है एंड बैंक्स लेंड करती है, दैट इज लोन्स, एफडीज, ये सब चीजें जो बैंक भी देती है। तो बैंक ने लोन देना चालू कर दिया था पब्लिक को। एंड जो लोग लोन जिनको नहीं रिक्वायरमेंट था वो लोगों ने भी लोन लेना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम थे उस टाइम पे। बैंक्स का मेजर रोल ये था उस टाइम पे कि जो गवर्नमेंट बैंक्स थी वो गवर्नमेंट बैंक्स पैसा लैंड करती थी इन्वेस्टमेंट बैंक्स को या एनबीएफसी को। जो हाउसिंग डिपार्टमेंट की बैंक्स थी या हाउसिंग लोन्स करती थी, उन बैंक्स को गवर्नमेंट बैंक्स लोन देती थी। ऐसे ही एक बहुत बड़ी बैंक थी लेमन ब्रदर्स करके, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक थी। उन्होंने ये चीज की कि पहले जब लोन्स देते थे होम लोन्स के लिए, तो किसी को भी होम लोन लेने के लिए, जैसे आज की डेट में आपको अगर होम लोन के लिए अप्लाई करना तो एक लेंदी प्रोसेस है। बैंक्स आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखती है, बैंक्स आपकी बैकग्राउंड देखती है, बैंक आपका इनकम सोर्स देखती है कि आप जो लोन ले रहे हैं वो लोन आप पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपका टोटल नेटवर्थ क्या है, एक्स वाई जेड, बहुत सारी चीजें होती है जो बैंक अपने हिसाब से चेक करती है एंड देन लोन पे करती है। अगर मैं कहूँ कि अगर आप आज 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए का अगर आप लोन ले रहे हैं, तो प्रोबेबली बैंक आपको एज एन डिपॉजिट अमाउंट और एज एन जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, डीपीएम जिसको कहते हैं, वो डाउन पेमेंट जिसको हम कहते हैं, तो वो प्रोबेबली 20-25% देना पड़ता है। 15%, 20% अप्रोक्स। अगर आप 1 करोड़ का लोन पर ले रहे हैं तो आपको 15 से 20 लाख रुपए पहले आपको डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बैंक ऊपर के पैसे देगी, एंड दैट टू आपकी सारी क्रेडिट हिस्ट्री देखने के बाद। बट 2001-2002 के बाद यूएस में ऐसा हो चुका था, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम हुए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के चक्कर में बैंक्स ने बहुत सारे लोगों को लोन देना स्टार्ट की। अब ये लोन्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स थी, वो अपना कमीशन जनरेट करने के लिए ज्यादातर उन्होंने ये किया कि बहुत सारे लोगों की उन्होंने जो क्रेडिट इंक्वायरी थी वो प्रॉपर नहीं करवाई। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम, सेकंड थिंग क्रेडिट इंक्वायरी नहीं करवाई। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था वो एक्चुअली एडजस्टेबल था, मतलब ऐसा नहीं था कि जो 1% 8% आज 2001-2002 में है वो आगे रहना ही है। वो प्रोबेबली रेपो रेट जब चेंज होगा या जब इंटरेस्ट रेट चेंज होगा 1 साल बाद 2 साल बाद, तो वो बढ़ना है। बट इन सब चीजों के बीच में हुआ ऐसा कि जो ऐसे इन्वेस्टर्स थे या ऐसे बायर्स थे कि जिनकी एक्चुअल में कैपेसिटी नहीं थी परचेस करने की। क्योंकि अगर रूल्स के हिसाब से देखें, अगर किसी को 50 लाख का घर लेना है तो उनको पहले 10 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए 20% के हिसाब से। बट बैंक ने ये अपने कमीशन जनरेट करने के चक्कर में एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम था तो लोगों को ज्यादा पहुंचाने के चक्कर में, ताकि वो इंटरेस्ट गेन कर पाए, इन सब चक्कर में बैंक ने क्या किया कि बहुत सारे लोगों की क्रेडिट इंक्वायरी प्रॉपरली नहीं करवाई एंड लोगों को ब्लाइंडली लोन्स देना चालू कर दी। अब इन सब के बीच में ऐसा हुआ कि जो लोग केपेबल नहीं थे लोन्स लेने के, तो उन्होंने कभी भी ये चीजें बैंक से नहीं पूछी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज 1% है वो एडजस्टेबल है या क्या है, कि आगे चल के वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। देवर हैप्पी कि हमको लोन मिल रहा है, हम घर परचेस कर रहे हैं बहुत सस्ते रेट में या विदाउट पेइंग एनीथिंग। एक डेटा के हिसाब से ऐसा था कि टिल 2007, ये जब ये क्रैश आया था उसके पहले का डेटा ये था कि मोर देन
50% ऑफ द यूएस पब्लिक जिन्होंने ये लोन्स लिए थे, उसमें से 50% से ज्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने सिंगल 1 रुपया भी पे नहीं किया था, बैंक ने पूरा का पूरा लोन दिया था। लाइक जो अगर 1 करोड़ का घर परचेस कर रहे हैं तो पूरा 1 करोड़ रुपए बैंक ने उनको लोन दिया था, एंड उनसे इंस्टॉलमेंट में ईएमआई में बैंक लेने वाली थी। अब इनिशियल कुछ सालों तक तो ये चीज प्रॉपरली चली, बट जब गवर्नमेंट ने जब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज किए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, तो होने ये लगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर थे जिनकी कैपेसिटी नहीं थी परचेस करने की, उनके ईएमआई बढ़ना चालू हो गए, उनका रीपेमेंट शेड्यूल बढ़ना चालू हुआ। उनको नहीं पता था कि हम 1% पे लेके बैठे, अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3, 4, 5% जाके बैठा है। सो व्हाट दे डिड, उनकी कैपेसिटी से बाहर हो रहा था, वो लोग पे नहीं कर पा रहे थे, तो दे स्टार्टेड डिफॉल्टिंग, उन्होंने लोन ईएमआई देना बंद कर दिया। अब इन सब के बीच में हुआ ऐसा कि पहले जब उन्होंने लोन ईएमआई देना बंद किया, तो एक छोटी सी स्टार्टिंग में रिटेल इन्वेस्टर्स की पब्लिक थी जिन्होंने डिफॉल्ट किया था, तो बैंक्स के पास ऑप्शन ये बचा कि उन्होंने उनके घर सीज कर दिए। सो सीज करने के बाद वो घर उन्होंने ऑक्शन किए, नीलाम किए, एंड लोगों को बेचे, एंड उन्होंने अपना पैसा रिकवर करना स्टार्ट किया। अब डे बाय डे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे थे और मोर एंड मोर लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग डिफॉल्ट करना स्टार्ट हुए, तो बैंक का रूल है कि अगर आप लोन नहीं भरते तो वो आपका घर सीज कर देंगे, घर जब्त कर लेंगे, एंड देन ऑक्शन करेंगे। अब ये डे बाय डे अमाउंट बढ़ती जा रही थी लोगों की, कि बहुत ज्यादा लोग डिफॉल्ट कर रहे थे, एंड बैंक्स घर परचेस करके उनको नीलाम करना स्टार्ट कर रही थी। अब एक टाइम बाय 2007 मिड ऐसा आ चुका था कि जब बैंक्स के पास पैसे नहीं बचे हैं, बैंक ने सारे पैसे दे दिए हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने सारे पैसे दे दिए हैं, एंड वो सारे के सारे पैसों के एंगेज में बैंक ने घर ले लिए। बट अब घर जब वो ऑक्शन कर रहे हैं, तो जो दूसरे परचेस कर रहे हैं लोग, उनको भी पता है कि बैंक को नीड है पैसों की। सो ऑक्शन में वो लोग भी इतना ज्यादा पैसा नहीं दे रहे थे। सो बैंक ऐसा सोच के कि जितना पैसा कवर हो, कि अगर हमने 50 लाख दिए, 50 का अगर 45 मिल रहा है, 47 मिल रहा है, 43 मिल रहा है, जितना हम उतना पैसा कवर कर ले। सो ये चीज बढ़ना चालू हुई, एंड इसकी वजह से पूरा रियलिटी वहां की प्रॉपर्टी, सबके रेट गिरना स्टार्ट हुए। अब जब ये सारे रेट्स गिरना स्टार्ट हुए, तो जो लोगों ने डिफॉल्ट नहीं किया था, जो लोग अभी भी लोन पे कर रहे थे, उनके माइंड में भी ये थॉट्स आना चालू हो गए थे कि यार हमने जब लोन लिया था, 50 लाख रुपए का घर था, आज उस घर की वैल्यूएशन 35 लाख है, तो मैं 50 लाख के ऊपर लोन क्यों भरूं, या 50 लाख की ईएमआई क्यों भरूं। सो दे ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग, वो लोग भी डिफॉल्ट करना स्टार्ट हो गए। सो इन सब चक्करों में बैंक्स के पास पैसे बचे नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज आ गई हाथ में, और वो जो प्रॉपर्टीज हाथ में आई, उनकी वैल्यूएशन ऑलरेडी 20-25% गिर चुकी है। अगर आप अब इस चीज को आप थोड़ा समझें कि ये कनेक्टिंग कैसे है, कि गवर्नमेंट के पास जो पैसा था, गवर्नमेंट बैंक्स के पास जो पैसा था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंक्स को दिया। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या विदाउट क्रेडिट इंक्वायरी प्रॉपर करके उन्होंने इन्वेस्टर्स को दिया या रिटेल बायर्स को दिया। रिटेल बायर्स ने डिफॉल्ट करना चालू किया। तो ये पूरा एक सर्कल था, जिसकी वजह से हुआ ये कि गवर्नमेंट का ही पैसा या बैंक्स का ही पैसा घूम के कम होके बैंक्स के पास वापस आया। अच्छा, जब ये डिफॉल्ट लोगों ने करना स्टार्ट किया, और जब सिर्फ बैंक्स के पास घर जाके बचे थे, एंड जो भी लॉसेस हो रहे थे बैंक्स को, अब उसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट डिड कि उन्होंने पैसा इनपुट किया इनटू दी बैंक्स, कि उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले। कनेक्टिंग बहुत सारे ऐसी चीजें और सेक्टर्स थी, जैसे एक बहुत बड़ी उस टाइम पे AIG एक इंश्योरेंस कंपनी थी। सो इंश्योरेंस कंपनी का काम यह है कि आपके घर के ऊपर कंपनी इंश्योरेंस लेती है, अगर कुछ इशू आता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है। सो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी भी ऐसी थी जो इसमें इन्वॉल्व थी, एंड जिनको लॉसेस बेयर करने पड़े इन सब चीजों के चलते। सो बैंक्स के पास पैसे रहे नहीं, बैंक्स के पास सिर्फ हाउसेज आके बच गए, एंड जो घर बचे थे उनके रेट्स गिरना स्टार्ट हो गए। सो ये पूरे चीजों की वजह से जो रिटेल पब्लिक का परचेजिंग पावर था, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, सो आप कोई कॉमोडिटीज परचेज नहीं कर पा रहे, आप कहीं पे पैसा अपना स्पेंड नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट तक टैक्सेस नहीं पहुंच रहे हैं, तो नॉर्मल पब्लिक का या मिडिल क्लास पब्लिक का जो स्पेंडिंग पावर था वो कम होना स्टार्ट हो गया। तो उस चक्कर में हुआ ये कि जो ग्रोथ इकोनॉमिकल होनी चाहिए थी कंट्री की, या जो यूएस की उस टाइम पे होनी चाहिए थी, वो बहुत स्लो डाउन हो गई। एंड ये सारा इम्पैक्ट जो हुआ, वो इम्पैक्ट इंडिया को भी इफेक्ट हुआ था, बहुत सारे दूसरे कंट्रीज को भी इफेक्ट हुआ था। इसके पीछे का रीजन ये है कि यूएस एक बहुत बड़ा एंड बहुत पावरफुल इकोनॉमिकल कंट्री है। मतलब इकोनॉमी जो उनका इतने अच्छे खासे लेवल पे, या यूएस जिस लेवल पे ट्रेड करता है विद अदर कंट्रीज, दैट इज द मोस्ट पावरफुल इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो सबसे पावरफुल कंट्री है वो ही प्रॉब्लम में है, उनके पास ही पैसे नहीं बचे, उनके ही पैसे अपने लूप होल्स में और इन सब चीजों में रह गए एंड लॉसेस हो गए।
सो वो सारा इफेक्ट इंडिया पे या इंडिया के साथ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनके स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि ट्रेड होना बंद हो चुके थे कंट्रीज के बीच में, परचेसिंग पावर यूएस का बंद हो गया था, सेलिंग पावर बंद हो गया था, ये सब चीजें बहुत ही मेजर तरीके से इफेक्ट कर गई थी यूएस को, एंड वो सारा इफेक्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड आया था। सो एस्टिमेट के हिसाब से ये है कि वो जो 2008 का क्रैश आया था, वो 2008 के क्रैश के टाइम पे यूएस इकोनॉमी ने अप्रॉक्स $450 बिलियन का नुकसान किया था। बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सेम उनको सपोर्ट करने के लिए जो लेमन ब्रदर्स के अलावा जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज थी, उनको सपोर्ट करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने अप्रॉक्स 80 to 85 बिलियन इंश्योरेंस कंपनीज को पे किए थे, ताकि वो कंपनी स्टेबल रहे एंड वो बैंक्स को पे कर पाए। सो इस तरीके से पूरे लूपहोल के चलते बहुत मेजर लॉसेस क्रिएट हुए थे, जिसकी वजह से पूरे स्टॉक मार्केट पे, वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट आया था। ऐसे ऐसे स्टॉक्स थे जो 10,000 रुपए पे, एमआरएफ 10,000 रुपए पे, 9,500 रुपए पे ट्रेड करता था, वो वहां से फॉल हुआ था टिल 1600। बहुत सारे लोगों ने पैसा उसमें नुकसान किया था, 2008 में लॉसेस किए थे, बट लोगों को ये चीज नहीं पता थी कि ये जो चीज हो रही है वो प्रोबेबली 2-3 साल पहले स्टार्ट हो चुकी है। बहुत रेयरेस्ट ऐसे लोग थे, बहुत रेयरेस्ट ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जो ये चीज पहले ही 2006 से समझ चुके थे कि जो ये चल रहा है ये एक बबल है, ये कभी भी बर्स्ट हो सकता है एंड इसका इफेक्ट बहुत गंदा आएगा। लेमन ब्रदर्स मेन एक ऐसा बैंक था जिसको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। सो ये जो पूरा लेमन ब्रदर्स का इशू क्रिएट हुआ था, या जो वो बैंकरप्ट हुए थे, इसकी वजह से सारे बैंक्स को, क्योंकि लेमन ब्रदर्स वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक, टॉप दुनिया की 4 सबसे बड़ी बैंकों में से एक थी, उनके पास ही पैसे खत्म हो गए थे। तो इस वजह से 2008 के क्राइसिस हुए थे, 2008 में मार्केट का फॉल आया था। बट मार्केट का जब फॉल आ चुका आफ्टर 2008, एक चीज ये है कि हम अगर 2008 देखते हैं, 2000 या अर्ली 90s, लेट 90s देखते हैं, हम .com बबल हुआ था, या बहुत सारी ऐसी पहले भी चीजें हुई थी जब मार्केट ने क्रैश लिया था। हमने 2020 में भी देखा, निफ्टी अप्रॉक्स 30-35% का फॉल दिया था निफ्टी ने। सो एनी टाइम अगर ऐसा कोई फॉल मिलता है मार्केट में, दैट डजंट मीन कि दुनिया की सब कंपनीज खराब परफॉर्म कर रही है। मार्केट फॉल देता है तो कंपनीज साथ साथ नीचे आती है। अगर निफ्टी ने फॉल दिया है, उसके साथ अगर 50 कंपनी या 500 कंपनीज गिरी है, तो दैट डजंट मीन कि रिलायंस भी गलत काम कर रही है, इन्फोसिस भी गलत काम कर रही है, वो लोग प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। सो ऑलवेज वो एक अपॉर्चुनिटी होती है ऐसा जब मार्केट गिरता है, क्योंकि जब 2008 में मार्केट 65-66% का जब क्रैश लिया था, वेरी नेक्स्ट ईयर 2009 में मार्केट रोज मोर देन 100%। दैट मीन्स कि अगर आप 6,000 से निफ्टी को 2,000 लेके आए तो वो उसका 60% का क्रैश हुआ या 65% का क्रैश हुआ। बट जब निफ्टी 2,000 2,500 से वापस 5,000 हुई तो दैट वाज 100%। सो उस तरीके से मार्केट ने बाउंस बैक किया था एंड वो भी एक अच्छा खासा बुल रन चला था। सो आई होप कि आपको 2008 के लिए थोड़ा ये जो फंडामेंटल या फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसका आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा, जो लोग जानना चाहते हैं कि 2008 के बारे में, जिनको पता चले कि इतना बड़ा क्राइसिस हुआ था, वर्ल्ड इकोनॉमी पे उसका क्या इफेक्ट हुआ था। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करते रहिएगा, एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।